अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो अर्श अज़ीम का मालिक है और सारे जहानों का बादशाह है। मेरे मुअज़्ज़ज़ नौजवानों और बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में इरशाद मुबारक है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब बहुत दिनों से फक्की दे रहे हैं पीर के मुरीदों को, जो पीर साहब को बहुत ज़्यादा अल्लाह का दर्जा देते देते नहीं थकते हैं। तो इनकी फक्की से इन लोगों को अफाका शायद नहीं हुआ, लेकिन अब इनको मैं एंटीबायोटिक इनके लिए तजवीज़ कर रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब सिर्फ किताब के ज़रिए से, किताब से दलील दे दे करके इनको मनवाना चाह रहे थे, लेकिन इन पर असर नहीं हुआ और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। लेकिन मैं आज एक पीर साहब का वाक़या मुकम्मल बयान कर रहा हूँ और सबूत के साथ उनकी तस्वीर भी आप देख सकेंगे इस वीडियो में। जो पीर साहब अल्लाह डीनू गोठ के पीर थे और मंगो पीर में इनकी रहाइश थी। ये इनका नाम हाजी अब्दुल जब्बार था, अब दुनिया में ये नहीं रहे। ये पीर साहब बाकायदगी से खानकाह अपना बनाया हुआ था घर ही में, और ना जाने इनका सिलसिला कहाँ तक था। मैंने ज़्यादा तफसीलात इनके मुतालिक इनकी ज़्यादा तफसीलात मालूमात नहीं की, मगर ये पीर थे और इनके बहुत सारे मुरीद भी थे। और मैं भी एक मर्तबा गया था प्लॉट के सिलसिले में इनको रकम देने के लिए, तो पीर साहब ने मुझे दावत दी कि आप भी मेरी महफिल में शिरकत कीजिए। तो मैं चला गया कि ठीक है, ज़िक्र की महफिल है, मैं भी इसमें शिरकत करने में हर्ज क्या है, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। खैर मैं गया तो वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र हुआ और कुरान पाक की तिलावत हुई, नात पढ़ी गई और दुआ कर दिया गया और नमाज सब ने उनका बेटा भी हाफिज़ कुरान है गालिबन, तो उसकी इमामत में सब ने नमाज अदा की। हज़रत साहब ने, हाजी अब्दुल जब्बार साहब जो हैं, इनके भाई ने एक गोट ख़रीद लिया जिसका नाम अल्लाह डीनू गोट है। उस गोट में ये पीर साहब को उन्होंने दे दिया कि भाई है हमारा और पीर भी है, और पीर साहब की वजह से ये प्लॉट बहुत अच्छे दाम में भी बिक सकेगा और जल्दी भी बिक जाएगा, पैसे जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से हम लोग अय्याशी करेंगे। खैर पीर साहब की सफ़ेद पोशी देख करके और उनका जो हुलिया है पीर वाला, वो देख करके लोग बड़ा मुतासिर हुए। और ज़ाहिर है कि फ़िरक़ा अलग चीज़ है, अक़ीदा अपनी जगह है, लेकिन जितने भी मसलक हैं, मैं तो सब मसलक को ही मुसलमान समझता हूँ, क्योंकि फ़िरक़ा अलग चीज़ है जो लोगों ने बनाए हुए हैं, और फ़िरक़ा के अंदर जो मसलक है उसमें जो भी उनका अपना काम है वो करते हैं। खैर शिर्क के अलावा अगर वो कुछ और कर रहे हैं तो अल्लाह ताला तौबा करने से माफ़ फरमाने वाला और दरगुज़र करने वाला गफ़ूर रहीम है। तो मैंने उनसे एक प्लॉट पहले ख़रीदा 60 गज़ का, और फिर आना जाना हुआ तो उस प्लॉट को मैंने तैयार कर लिया, बना लिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे जब दोस्ती हो गई, काफ़ी क़ुर्बत हासिल हो गई, मैंने उनसे
उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपके ये बच्चों के काम आने वाली चीज़ है, कल इसका रेट बढ़ेगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आप एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। इस तरह से कई साल के अंदर में, यानी 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2010-12 तक मैंने 6 प्लॉट उनसे ले लिया किस्तों पे, और मैं बाकायदगी से उनको किस्त अदा करता रहा। तमाम किस्त अदा हो गए, और जितने लोगों ने भी प्लॉट ख़रीदा था, सब ने तकरीबन सब लोगों ने, कुछ लोगों ने तो कैश पे ही ख़रीद लिया था और कुछ चंद लोगों ने किस्तों पे लिया था, तो सब पैसा इनके हाथ में आ गया। उसके बाद हाजी साहब जो थे, पीर साहब, इन्होंने क्या किया, अपने बेटा को वहाँ ला करके रख लिया, और जो इनके साथ इनका बहनोई एक था शेर मोहम्मद, उसको इन्होंने वहाँ से मकान को बेच करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। सुना है गुलिस्तान जौहर में वो शेर साहब शिफ्ट हो गए। अब ये हुआ कि अचानक इन्हीं का बेटा इस कारोबार में, ये जो ज़मीन का गोठ का कारोबार है, इसके अंदर वही बात आ जाती है जैसे डाकुओं के अंदर में, डाकू के ग्रुप में कोई किसी का वफादार नहीं होता है। जहाँ किसी ने ज़रा सा कुछ किया तो आप लोग देखते होंगे, फिल्मों में ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उसको वो मार देते हैं, कोई परवाह नहीं होता, कोई दोस्ती का लिहाज नहीं किया जाता है। इसी तरह से इन गोठ के जो व्यापारी हैं, चाहे वो हाजी हों चाहे वो जैसे भी हों, फिर ये लोग सब बेईमानी का ही कारोबार है। ये लोग क्या करते हैं, उस बंदे को फिर कहते हैं तुम गायब हो जाओ, अब मैं निपटूंगा। फिर वो आकर के दूसरा खड़ा हो जाता है, जैसे कि गोट का मालिक था, उसका बेटा या भतीजा या भांजा या भाई, कोई भी आ जाता है कि ये तो अब मेरी ज़मीन है, उसको हम नहीं जानते, और आपके कागज़ात दिखाइए। वो आपके फ़ाइल को, जाहिर है कि ये डीसी फाइल होती है और मुख्तियार कार भी इनके साथ मिला हुआ होता है, तो वो कुछ कागज़ात के ऊपर तो वैसे ही ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि ये गलत है, ये जाली आपने बनवा लिया, ये तो 6000 में वैसे ही बन जाता है, तो मैं नहीं मानता हूँ। अब ये जितने भी गोठ में प्लॉट ख़रीदने वाले लोग होते हैं वो सब गरीब होते हैं, मज़दूर तबका ज़्यादा होता है इसमें, रिक्शा वाले, छोले बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, इस किस्म के लोग होते हैं। तो वो लोग बेचारों के पास इतना अप्रोच है कहाँ कि वो अदालत में जाएं और वकील दें। वकील भी वैसे ही पैसा आपको पता है कितना लेते हैं, अदालत का चक्कर कौन लगाएगा। फिर इनका जो होता है कि थाना इनके मुट्ठी में होता है, थानेदार खुद बिका हुआ होता है उनके सामने। तो गर्ज़ ये कि हाजी साहब ने ये पूरी प्लानिंग तैयार की, ये पीर साहब ने, और प्लानिंग तैयार करने के बाद नतीजा ये हुआ कि बेटा को 1 साल तक वो क़याम कर रहा था कि मैं आता जाता था, देख रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये वहाँ से अपने यहाँ इतना अच्छा आलीशान मकान छोड़ करके यहाँ गोठ में, जंगल में क्यों आ गया है। दरअसल उसको लाने का मकसद ये था कि उसको गोठ के बारे में तमाम मालूमात फराहम कर दी जाए कि ये प्लॉट को किसका किसका है और आपको किस किस को यहाँ से आउट करना है, बेदखल करना है। ये सारा उसको समझाने में यानी कि 1 साल का प्रोसेस लगा, और उसने भी समझ लिया। जब वो लोग मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए, उस प्लॉट के मालिक बनने के काबिल बन गए, उनको तमाम प्लॉट का जो भी सूझबूझ थी सब समझ आ गई, तो हाजी साहब को उन लोगों ने रास्ते से ही हटा दिया। अभी ये हाजी साहब जो हैं, पीर साहब, इन पीर साहब का देखिए आज लोग उसके ऊपर जा कर के चादरें भी चढ़ा रहे हैं, और उनका बड़ा इस्तकबाल हो रहा है। और पीर साहब ने क्या किया लोगों के साथ कि उनका पूरा माल हड़प करके चले गए। अगर उनके अंदर, अच्छा एक बात और बता दूं कि अब जब वो चले गए तो बेटा और भतीजा नाजिल हो गया, और जबकि उनका बेटा मुझे रोज़ाना हर जुमा को मैं जाता था, वहाँ मेरे बच्चों ने परिंदों का फार्म किया हुआ था, तो वो फार्म देखने के लिए मैं हर जुमा को जाता था, तो वो भी मुझे देखता था। 1-2 बार सलाम कलाम हुई, ज़्यादा नहीं। तो अब वो सलाम कलाम इसी वजह से मुझसे बढ़ाना नहीं चाहता था
कि दोस्ती हो जाएगी, फिर ये सारा फिर हम इनके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। तो अचानक मैं फिर गया, जब मैं जो गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गया नई कराची से, तो मैं कुछ वक्त ज़्यादा गुजार करके एक बंदा है वहाँ पे, उसको मैंने फ़ोन किया कि वहाँ के हालात बताओ। उसने कहा हाजी साहब का इंतकाल हो गया और ये सारी सिचुएशन उसने हमें बताया कि आकर के आप देख लें। तो मैं गया तो उन्होंने पहले तो मुझे खुशखबरी सुनाई कि ये प्लॉट जो है ये बराबर में वो बिल्डर्स आ गया है, वो उससे फ़रोख्त हो रहा है, फिर आपको हिस्सा मिलेगा वगैरह वगैरह। खैर मैं मुतमईन हो गया कि ठीक है भाई, मुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर वो कंपनी ले रही है तो कोई बात नहीं। खैर उसके बाद मैंने उस कंपनी को भी एक लेटर लिखा कि देखिए मेरा प्लॉट है, अगर आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ तो आप मुझे ज़रूर मीटिंग में शामिल कीजिएगा। खैर उन्होंने पढ़ तो लिया हमारे दरख्वास्त को, मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं गया, उसके बाद उनके तेवर बदल गए, उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं खून बहा दूंगा, आपको मैं जानता नहीं हूँ। तो ये सारा मामला हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं कि हाजी साहब के अगर दिल में दगाबाजी नहीं होती, ये पीर साहब के दिल में दगाबाजी नहीं होती और हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह होती थी और मुसल्ला पे बैठे रहते थे इतना इबादत गुजार, तो उनको पता था कि ये सब होने वाला है। आप यकीन जाने कि वो 10-12 साल का अरसा मैंने वहाँ पे आना जाना किया, ये जालिम के बच्चे कभी नहीं आए, या हाजी साहब का कोई भतीजा कोई भांजा कभी भी वहाँ नहीं आया। तो ये अपने बंदे को छुपा करके इसीलिए रखा हुआ था कि अगर वो लोग सामने आ जाते तो फिर तो बात राज खुल जाती, फिर तो हाजी साहब को बताना ही पड़ता कि हाँ ये भी इस प्लॉट के ओनर हैं, इस प्लॉट के भी ओनर हैं, इस प्लॉट के भी ओनर हैं। तो उनको फिर बाद में उनको वो यानी अकड़ करके बात तो वो नहीं कर सकते थे। हाँ वो एक अलग बात है कि वो छुप करके किसी तरीके से बेच करके खा जाते हैं और फिर बाद में कुछ मामला बनता। लेकिन अभी उन्होंने तो कह दिया कि जी हम तो आपको जानते ही नहीं, हम इसके मालिक हैं। और हाजी साहब को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया। और हाजी साहब को ठिकाने लगाने का मकसद ये था कि हाजी साहब ये पीर थे, ये जब लोग गोठ में आए, जाहिर है कि इनकी 60-70 साल उम्र थी, तो अब इनको एक 2 नंबर किस्म की औरत के चक्कर में ये आप पड़ गए। देखिए बड़े बड़े वली बहक जाते हैं, जाकिर नाइक की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ये हाजी साहब पीर थे, अब पीरी तो रही नहीं, बुजुर्गी तो ख़त्म हो गई। उस औरत ने इनको ऐसा जाल में जकड़ा, जाहिर है वो बिल्कुल फ़कीर औरत थी, खाने का उसके पास ठिकाना नहीं था, चरसी उसका शौहर था। वो आई आकर के पहले तो उसने बाबा बाबा किया कि बाबा मुझे मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि ऐसे ही औरत को जो मजलूम बन के आती है लोग उसी पे हाथ साफ करते हैं। हाजी साहब की नीयत ख़राब हुई, पहले तो बेटी बना लिया, फिर उसके बाद उसको अपने घर में रहाइश दे दी। अब हाजी साहब भी उसी घर में रहते हैं, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बताया 2 साल के बाद कि हाजी साहब ने तो इससे निकाह कर लिया है। और उसी औरत के चक्कर में हाजी साहब एक मरतबा इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, जो वहाँ का एक ताहिर नाम का शख्स है, वो भी 2 नंबर ही है, लेकिन यह कि वैसा चोर डाकू नहीं है, लेकिन यह कि वो छोटा मोटा वही प्लॉट के हेरा फेरी में वो रहता है। उसने फिर इनको ज़मानत करवा करके थाने से और इनको ले करके आया। तो ये औरत के मामला जब हुए तो इनका बेटा और इनकी बीवी, इनके घर के तमाम अफराद जो थे, हाजी साहब को घर से निकाला और इनसे ताल्लुकात जैसे उनके ख़त्म हो गए। अब ये नई नवेली इनके साथ रहती रही। तो बुजुर्गी ऐसी ख़त्म हुई कि हाजी साहब घर में सो रहे हैं, जुमा की नमाज वहाँ मस्जिद में हो रही है। ये हालत थी। जब ये सिचुएशन मैंने आखिर में देखा तो मुझे फिर बड़ा दिल में अफसोस भी हो रहा था कि एक पीर जिसको हम लोग समझ रहे थे, आज वो जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए ये सब भोंडे पीर हैं, ये सब धोखेबाजी के लिए पीर बन जाते हैं, माल कमाने के लिए। करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन जिसके लिए कमाया वही इनको ऊपर पहुंचा दिया और इनका सब कुछ ख़त्म। तो वो औरत अब भी मौजूद है, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर अदालत में जाना पड़ा तो मैं तमाम सबूत इनको दिखाऊंगा।
मैं फिर अदालत में गया। अदालत में जाने के बाद जाहिर सी बात है मैं फिर इतना चक्कर